कल हमने पढ़ा था यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम समन्वय संख्या और संकुलन दक्षता कैसे निकाली जाती है। समन्वय संख्या तथा संकुलन दक्षता। इसमें सबसे पहले हम समन्वय संख्या को लेंगे। समन्वय संख्या क्या होती है? देखो समन्वय संख्या क्या होती है, आपको निबिड़ संकुलन में बताया था कि क्रिस्टल जालक में एक कण जितने कणों को सीधे स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या का एक नाम और होता है उपसय संयोजन संख्या। इंग्लिश नेम एक ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजन संख्या। देखो समन्वय संख्या क्या हुई, क्रिस्टल जालक में एक कण जितने कणों को सीधे स्पर्श करता है वह उसकी समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कहलाती है। देखो जैसे अपने को पूछ लेगा, यौगिकों के बारे में पूछेगा, जनरली सीधा निकाली नहीं जाती, डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। संकुलन दक्षता निकालनी पड़ती है और डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। वो तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए, संकुलन दक्षता की गणना कीजिए या संकुलन दक्षता बताइए। जब संकुलन दक्षता बताइए तो सीधी संकुलन दक्षता लिखेंगे और जब गणना कीजिए तो गणना करके बताएंगे। समन्वय संख्या हमेशा सीधी ही लिखी जाती है। जैसे आपको पूछ लिया कि B2O3 की समन्वय संख्या कितनी है, तो जो B2O3 होता है उसकी समन्वय संख्या होती है 3:3, 3:3। ZNS की जो समन्वय संख्या होती है वो 4:4। अब ये 3:3 का अर्थ क्या हुआ कि जो B है वो 3 O परमाणु से और O परमाणु 3 B परमाणु से घिरा होता है। ये पूछ ले B2O3 में B की समन्वय संख्या कितनी होगी, तो 3 ही लिखेंगे। किंतु B2O3 की समन्वय संख्या कितनी है, तो उस स्थिति में हम 3:3 लिखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि B 3 O परमाणु से और O 3 B परमाणु से घिरा होता है। यहां ZN की समन्वय संख्या 4:4 होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि Zn जो आयन होता है, Zn धनायन होता है, वो 4 सल्फाइड ऋणायनों से और सल्फाइड जो ऋणायन होता है वो 4 Zn धनायनों से घिरा होता है। इसे बोलते हैं हम 4:4। तो ZN की समन्वय संख्या क्या होगी, 4:4। NaCl को लेके चलते हैं। NaCl की समन्वय संख्या होती है 6:6। इसका अर्थ हुआ कि जो Na+ है वो 6 Cl- आयनों से और Cl- आयन 6 Na+ धनायनों से घिरा होता है। CsCl को लेके चलते हैं। इसका अर्थ होगा कि जो CS है वो इसकी होती है 8:8। CS होता है वो 8 क्लोराइड ऋणायनों से तथा क्लोराइड ऋणायन होता है वो 8 Cgm धनायनों से घिरा होता है। अब फिर आपको 3 प्रकार की संरचनाएं बताई थी एक कोष्टिका में, SCC, BCC और FCC। देखो FCC जो एक कोष्टिका होती है वो किस किस में मिलती है, HCP और CCP में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, HCP और CCP में। जो SCC होती है उसकी समन्वय संख्या 6 होती है, पीछे भी लिखा रखी है। SCC प्रकार के क्रिस्टल जालक निबिड़ संकुलन में भी बताई थी आपको। BCC प्रकार के निबिड़ संकुलन या BCC प्रकार के जो क्रिस्टल जालक थे, यानी किसमें पढ़ रहे थे हम, ये त्रिविम में पढ़ रहे थे। BCC की होती है समन्वय संख्या 8 और FCC की समन्वय संख्या होती है 12। यानी HCP की और CCP की पूछे तो भी कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि HCP और CCP क्रिस्टल जालक हैं और जो FCC है वो क्या है,
एक कोष्ठिका इसकी। तो देखो इसकी टेबल बना के दे रखी है आपको नोट्स में, पीडीएफ भेज रखी है आपके पास, जिसमें टेबल बनी हुई है। एक साइड में तो संरचनाएं B2O3, ZNS, NaCl, CaCl, SCC, BCC, FCC, HCP, CCP लिखी हुई है, और उनके आगे उनकी समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर लिखी हुई है। ये तो सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इस संरचना की समन्वय संख्या कितनी है। एक समन्वय संख्या पर क्वेश्चन आता है ताप बढ़ाने पर या दाब बढ़ाने पर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर या प्रेशर बढ़ाने पर। देखो प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पहले ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ाएंगे तो आपको पता है कण कहां जाएंगे, दूर दूर, और जब कण दूर दूर जाएंगे तो एक कण को जो स्पर्श करने वाले कणों की संख्या में क्या आती है, कमी आती है, यानी समन्वय संख्या होगी वो क्या होती है, घट जाती है। कब, ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या घटती है। क्यों, क्योंकि कण दूर दूर चले जाते हैं। देखो देखो सीसीपी और एक अपनी संरचना एचसीपी है। सीसीपी और एचसीपी संरचना की समन्वय संख्या वैसे तो समान ही होती है। ये मान लो कि टेबल पर एक तो कम से कम 5 स्टूडेंट बैठे हुए किसी भी टेबल पे, अब उनको कोई भी स्टूडेंट एक खड़ा होना चाहिए। उस 5 स्टूडेंट टेबल पे बैठे हुए हैं, उसमें कोई एक स्टूडेंट अचानक खड़ा होता है, तो देखो वो पहले डायरेक्ट खड़ा नहीं हो सकता, वो पहले क्या करेगा, जगह बनाएगा। यानी वो क्या है, बिल्कुल, क्योंकि 3 की बैच है, 3 की टेबल बैठने की और उसमें 5 बैठे हुए हैं, तो जगह क्या है, बिल्कुल कम। तो पहले वो जगह बनाएगा इस तरह से खड़े होने की, फिर वो क्या होगा, खड़ा होगा। उसी तरह से जब सीसीपी का हम ताप बढ़ाएंगे तो सीसीपी के कण थोड़े दूर दूर होंगे, यानी समन्वय संख्या इसकी भी 12 और इसकी भी क्या रहेगी, 12। समन्वय संख्या एक बार नहीं घटेगी, क्योंकि सीसीपी और एचसीपी क्रिस्टलजालक होते हैं, उसमें समन्वय संख्या सेम होती है। अंतर इतना होता है कि जो सीसीपी होती है उसमें कण क्या है, बिल्कुल पास पास, और इसमें थोड़े पास पास। ये मान लो कि 5 स्टूडेंट एक तो खुले खुले बैठे हुए हैं और एक बिल्कुल सटके बैठे हुए हैं ज्यादातर, यानी टच तो उस टाइम पे भी हो रहे हैं, एक तो ज्यादा टच इस तरह से बिल्कुल टच हो जाए और एक थोड़ा सा हल्के हाथ से टच हो, तो टच होने उसी सीक्वेंस में ये है कि सीसीपी में कण बहुत पास पास होते हैं और एचसीपी में कण पास पास होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीसीपी पहले एचसीपी में बदलेगी और फिर किस संरचना में बदलेगी, बीसीसी संरचना में बदलेगी। यानी बीसीसी की कितनी है, 8 समन्वय संख्या, यानी 12 से समन्वय संख्या कितनी हो गई, 8 आ गई। तो ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या होती है, घटती है। यानी सीसीपी पर ताप बढ़ाने पर पहले एचसीपी में और बाद में बीसीसी में बदल जाती है। ठीक है, अब हम दाब का जिक्र करते हैं। अब दाब बढ़ाएंगे तो कण कहां आएंगे, पास पास, और कण पास पास आएंगे तो समन्वय संख्या क्या होती है, बढ़ती है। उस कंडीशन में समन्वय संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे NaCl क्रिस्टल है अपने पास, NaCl क्रिस्टल पर यदि हमने दाब बढ़ाया तो इसकी संरचना कैसी लगेगी, CaCl जैसी संरचना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, CaCl जैसी। क्यों, क्योंकि इसकी समन्वय संख्या 6:6 है और CS की कितनी है, 8:8। यानी दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। सॉरी, दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ जाती है और ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ाने पर घटती क्यों है, क्योंकि कण दूर दूर जाते हैं, और दाब बढ़ाने पर बढ़ती क्यों है, क्योंकि कण पास पास आते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ताप बढ़ाने या दाब बढ़ाने। दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या होगी, बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि कण पास पास आते हैं। और ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या हो जाती है, ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि कण कहां जाते हैं, दूर दूर। और हर संरचना की आपको समन्वय संख्या बता दे, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। अब हम संकुलन दक्षता के बारे में पढ़ें। देखो संकुलन दक्षता क्या होती है, संकुलन दक्षता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी।
देखो पिकिंग इफिशियंसी क्या होती है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है, किसी क्रिस्टल जालक में जितने अधिकतम अवयवी कण आ सकते हैं, किसी क्रिस्टल जालक में जितने अधिकतम अवयवी कण आ सकते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, संकुलन दक्षता कहलाती है, पीई कहलाती है। संकुलन दक्षता हम किसको कहेंगे कि क्रिस्टल जालक में जितने अधिकतम कण आ सकते हैं। देखो एक परिभाषा के रूप में कहना चाहें तो कैसे कहेंगे इसको कि क्रिस्टल जालक में कणों द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखो संकुलन दक्षता बराबर होती है संकुलन दक्षता अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कणों का आयतन। और किस में आयतन, अवयवी कण किस में, एकक कोष्टिका में। तो इससे पहले जोड़ देंगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का आयतन गुणा 100 और भाग किसका देंगे, एकक कोष्टिका का आयतन। यहां देखो एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन है और यहां एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन घन का आयतन समझो, एकक कोष्टिका का आयतन। देखो एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का जो आयतन होता है वो किसे दर्शाएंगे, देखो जो कण होता है वो एक गोले के रूप में होता है और हमें पता है कि गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो ये तो एक कण का आयतन आया और यहां जितने भी कण हैं कणों का आयतन लिखा हुआ है। अब हमें कणों का पता कैसे चलेगा, एकक कोष्टिका देख करके। एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी इन तीनों एकक कोष्टिकाओं में आपको कणों की संख्या निकलवाई थी पीछे कि एचसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, 1/8 गुणा 8 पीछे निकलवाया था। फिर बीसीसी में 1/8 गुणा 8 प्लस 1 गुणा 1 निकलवाया था। फिर आपको एफसीसी में कणों की संख्या निकलवाई थी पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या था 1/8 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 6, 1 + 3 = 4। यानी एफसीसी होगी तो कणों की संख्या कितनी होगी, 4 और बीसीसी होगी तो कणों की संख्या कितनी होगी, 2 और यदि एचसीसी है तो कणों की संख्या कितनी होगी, 1। यानी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का आयतन यहां मैं ले लेता हूं z और z कणों की संख्या होगी। यदि एचसीसी है तो z का मान 1 रख देंगे, बीसीसी है तो z का मान 2 रख देंगे और एचसीसी है तो z का मान कितना रख देंगे, 4। तो एक नया सूत्र आ गया अपना पीई बराबर पैकिंग इफिशियंसी बराबर z मल्टीप्लाई कर देंगे एक जो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा 100। एकक कोष्टिका की भुजा a होती है तो a क्यूब कर दो। ये सूत्र लगाएंगे हम संकुलन दक्षता ज्ञात करने का। अब अपने पास एफसीसी, बीसीसी और एचसीसी है, इन तीनों की हम सेपरेट तरीके से संकुलन दक्षता की गणना करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एफसीसी को ले रहा हूं, एफसीसी, और एफसीसी की जगह अगला एचसीपी और सीसीपी भी लिख दे तो भी यही आंसर रहेगा आपका, क्योंकि एफसीसी किसके अंदर पाई जाती है, एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में पाई जाती है। देखो जो अपनी एफसीसी जो एकक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी थी कि अवयवी कण घन के कोनों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र पर थे, यानी फलक पर उपस्थित कण और कोने पर उपस्थित कण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। कैसे, देखो ये तो फलक का केंद्र आ गया, यहां कण आ गया और ये अपना आ गया कोने के ऊपर और ये दूसरे कोने के ऊपर। यहां में सिर्फ एक ही फलक का जिक्र किया है, सारे फलकों पे यही कंडीशन होती, यानी कोने पर कण, यहां जो 8 कोने हैं 8 कण तो कहां होंगे, कोनों के ऊपर, और जो 6 कण होंगे वो कहां होंगे, फलकों के केंद्र। तो यहां हम इस सिचुएशन को ले, जैसे ये गोला है तो इसकी त्रिज्या r
अब ये गोले का व्यास हो गया, तो यहां क्या होगा 2r, और यहां क्या होगा, यानी टोटल पूरी भुजा है ये क्या हो गई 4r के इक्वल हो गई। किसके इक्वल होगी 4r के इक्वल। ये मान के चलो जैसे ये जो पहले भुजाएं हैं, जो भी कोई कमरा है उसमें पहले से जो भुजाएं हैं वो क्या है ए टाइप की भुजाएं। जैसे गल की नई भुजा ये थी, कौन सी भुजा ये थी, कौन सी r 2r और r। ये जो भुजा खींच रही है ये नई भुजा, जबकि ए ये कौन सी भुजा थी, पहली भुजा जो पहले थी, यानी ओल्ड भुजाएं थी। जो ओल्ड आर्म ये थी, ये ओल्ड आर्म जो पहले से बनी हुई है, ये कौन सी थी ओल्ड आर्म। अब हमने ये विकिरण डाला है, क्या डाला है विकिरण, और विकिरण भी कैसे डाला है फलक पर डाला है। जैसे ये फलक हो मान लो बोर्ड के इस कोने से लेकर के यहाँ पर डाले, उसी तरह से फलक पे हमने ये विकिरण डाला है, और इस विकिरण भुजा एक नई प्रकार की भुजा हुई, इसको हमने किससे दर्शा दिया बी से दर्शा, किसे दर्शा दिया बी से। पुराने वाली भुजा क्या है ए, और जो नई भुजा है वो कौन सी है बी। यहां गोले की त्रिज्या r और यहां व्यास आ गया 2r और यहां r, ठीक है। अभी यहां हम लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, अपने को सिर्फ इसी का रोल है, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब देखो डायग्राम से देखने पर ऐसे लगता है जैसे 90 डिग्री का कोण ये है, किंतु ये 3D में बनी हुई संरचना है। आपको पता है जो 3D संरचनाएं होती हैं उनको बोर्ड पे हम नहीं दर्शा सकते, जबकि 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है, जैसे मकान की ये मान लो यहां से यहां लगाओ, मान लो कोई भी दीवार पर एक भुजा खींच रहे इधर से, तो 90 डिग्री का कोण देखो उस जिस विपरीत ये जो विकिरण खींच रहे हैं इसके विपरीत जो कोणा है उस पर बनेगा। तो ये खींच रहे हैं तो यहां पर जो कोणा है इस साइड पर जाकर के बनना, यानी जो ये सिचुएशन है विकिरण कौन सा होगा ये, और विकिरण डाला ये, और ये विकिरण किसका काम करेगा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ये विकिरण ही कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा कर्ण। तो आपको पता है कर्ण बराबर होगा, कर्ण किसको माना है एसी को, तो एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी ये कोण 90 डिग्री का माना जाएगा, कोने वाला, कोणा तो यही है, कोने वाला ये कोण कितना है बी 90 डिग्री का होगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC बराबर लेंगे तो क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के क्या लगा देंगे अंडर रूट। अब AC बराबर क्या है देखो, AC बराबर B है, कौन सी भुजा है B, और AB भुजा कौन सी है ये किसके बराबर है A के, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या होगा B बराबर 2a स्क्वायर, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं b बराबर √2a लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 आ गया। दूसरी देखो सिचुएशन देखो कि AC बराबर क्या है, AC बराबर 4r है, यानी b बराबर 4r, b बराबर क्या है 4r। ये समीकरण आ गया 2, यानी b के बराबर 4r भी है और b के बराबर क्या है √2a है। तो देखो दोनों को बराबर रख देंगे तो 4r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2a। अब r इक्वल किसके आ जाएगा √2/4a, ये किसका मान आ गया r का। अब हम z का मान जानते हैं, FCC के लिए z का मान कितना होता है 4 होता है, z का मान 4 और r का मान √2/4a आ गया। संकुलन दक्षता ज्ञात करने का सूत्र हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा सूत्र था z 4/3 πr³ इंटू 100, और भाग किसका दे रहे थे इसमें डिवाइड किससे कर रहे थे a³ से। अब देखो z की वैल्यू अपने पास है 4 है, ये ज्यों का क्यों आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी है √2/4। अब देखो √2/4a लिख दो, चाहे तीनों a को मिलाकर के a³ लिख देंगे, जो भी इच्छा आपकी हो, a तीनों जगह लगाओ चाहे लास्ट में a³ कर देना। √2/4 कितनी बार आ जाएगा 3 बार, a³ इंटू 100, ठीक है। ये आगे दिखाई नहीं देगा, मैं एक वापिस लिख देता हूं, इस साइड में ले आता हूं थोड़ा सा।
जेड का मान 4। भाग किसका लगा दें, ए क्यूब का। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल। अब देखो जो बचा वो शेष रूट 2 2, तो 2√2 पाई इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई किसे, ये यहां से काटते हैं तो आ जाएगा। पेकिंग इफिशियंसी बराबर क्या होगा, √2/6 पाई इंटू 100। कई ऊपरी सॉल्व कर देते हैं, ऐसा मत करना। कभी कभी ये दे देता है कि √2/6 पाई इंटू 100 किसकी संकुलन दक्षता है, इतना। तो ये संकुलन दक्षता किसकी है, एफसीसी। किसकी है, एफसीसी। अब देखो पेकिंग इफिशियंसी बराबर √2 का मान कितना होता है 1.414 और पाई का मान 3.14 इंटू 100। इसकी जो निकालते कैलकुलेशन करते हैं वो आता है 74%। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि एफसीसी की संतुलन दक्षता कितनी होती है, तो हम डायरेक्ट आंसर कितना लिखेंगे 74% लिखेंगे। उस टाइम पे हमें गणना नहीं करनी पड़ेगी। जब ये पूछे कि एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी की संकुलन दक्षता की गणना कीजिए, तो हमें ये निकालना है। यदि ये मान डायरेक्ट रख सकते हो तो हम इतना भी कर सकते हैं, पेपर में हम इतना कर सकते हैं तो भी आ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर का आता है कि संकुलन दक्षता की गणना कीजिए, तो भी ये इतना कर सकते हैं। ये किसके लिए, आर की वैल्यू के लिए। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कोर लंबाई, ये तो क्या है कोर लंबाई और ये क्या है त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, या दोनों रखने पड़ते हैं, तो बच्चे जो संकुलन दक्षता में होते हैं वो दोनों ही लिख देते हैं, जबकि आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी किसकी संकुलन दक्षता आई, एफसीसी की संकुलन दक्षता। देख लो एक बार कि ये भुजा अपनी पुरानी थी तो ए टाइप की थी, नई भुजा एक विकिरण के रूप में डाली ए से सी तक, तो ये बी टाइप की भुजा हो गई। गोले के रूप में ले तो R 2R और R। यहां पर 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या आ गई है, कर्ण आ गई। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हुआ, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC बराबर करेंगे तो इनके क्या लग जाएगा, वर्गमूल या अंडर रूट लग जाएगा। AC का मान B है, AB और BC का मान AA है, स्क्वायर लगा हुआ तो A के भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। इस तरह से B बराबर क्या हो गया 2A स्क्वायर के अंडर रूट, B बराबर √2A, और एक B बराबर क्या है अपना R 2R और R यानी 4R। दोनों समीकरणों को बराबर रख दिया तो R की वैल्यू आ गई √2/4A। एक बात ध्यान रखना, R की वैल्यू डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि एफसीसी के लिए त्रिज्या तथा कोर लंबाई में क्या संबंध होता है, तो हमें ये संबंध देखना। ये संकुलन दक्षता Z का मान 4 और R का मान √2/4A, ये मान रख दिया। किंतु लास्ट वाला ये स्टेप एक याद रखना। देखो कई बच्चे यहां पर काट करके यहां ही आंसर निकाल देते हैं, नहीं, ये लिखना जरूरी है √2/6 पाई इंटू 100 और फिर आंसर निकालना, क्योंकि ये भी संकुलन दक्षता और ये भी संकुलन दक्षता। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये देता है, ये ऑप्शन ही नहीं देता है, तो बच्चे देखते हैं 74% तो कहीं है ही नहीं। 74% अपने को क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जबकि 74% मिलेगी नहीं, ये मिलेगी। बच्चे कहेंगे कि आंसर ही नहीं था 74%, तो देखो यहां ये यहां तक निकालना, फिर कैलकुलेशन है करना। अगली संकुलन दक्षता हम किसकी लेंगे वो देखो, बीसीसी की संकुलन दक्षता। बीसीसी की संकुलन दक्षता
देखो एफसीसी में कभी घुमा करके क्वेश्चन करे तो ऐसे पूछता है कि उस एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए जिसके फलक के केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करता है। यानी वो किसका जिक्र कर रहा है? एफसीसी। क्योंकि कभी कभी एफसीसी नाम नहीं दे करके घुमा दे क्वेश्चन को कि फलक के केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करता है। यहां थोड़ा सा चेंज कर देगा कि उस एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र में, आपको पता है बीसीसी में केंद्र में होता है, जिसके केंद्र में उपस्थित कण, जिसके केंद्र में उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करता है। देखो फलक के केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करे तो कौन है? एफसीसी। और केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करे तो कौन है? बीसीसी। देखो बीसीसी की सिचुएशन, ये हमने केंद्र में बना दिया, यानी अब की बार हो जाइए, ये आर है, ये 2r है, ये r, यानी गोले की त्रिज्या r होती है और व्यास से 2r होता है। देखो फलक के ऊपर खींची जाने वाली भुजाएं इस तरह से खींचते हैं तो अब की बार फलक में टच में ये है, क्योंकि तभी तो एक त्रिभुज बनेगा। ये हमको पता है कि बी प्रकार की भुजा, जो विकिरण वाली भुजा क्या थी? बी। फलक पर जो विकिरण था वो बी था, ये भुजा पुराने वाली है तो क्या हो गई? ए। अब एक नई भुजा और बन गई। अब देखने से तो ऐसे लग रहा है जैसे फलक पे बनी हुई है, जबकि ये फलक पे नहीं बनी हुई है। ये कैसे बनी हुई है? जैसे कोई डब्बा है और एक चीज डब्बे के ऊपर के कोने से लेकर के नीचे को, ये मान लो कि अपने कोई मकान है, मकान की छत का एक कोना लो वहां से और फिर उसके मकान के बीचों बीच परस पे ले जाओ, इस तरह से एक धागा बीचों बीच सेंटर से, मकान के सेंटर से होकर के गुजरे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको सी प्रकार की भुजा। कौन सी कहेंगे? सी। तो अब की बात देखो क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, चाहे यहां पर कर दो ए बी सी, किसी की तरह करो, चाहे बी सी का करो चाहे ए का करो, तो यहां पर हम मानेंगे तो आगे घूम करके आ जाएंगे। देखो तो हम शुरू से करेंगे काउंटिंग, आप किसी तरह से कर लेना, चाहिए पूरी काउंटिंग करोगे कि तो हम यहाँ पूरी काउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राउंड में घूमने के लिए देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, अपने को काम क्या आएगा? ये आएगा। तो देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? एबीसी। अब की बार भी समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान रखो। देखो केंद्र वाला जो विकिरण है, जो बीचों बीच केंद्र से, मकान के केंद्र से होकर के यानी घर के केंद्र से होकर के गुजरा है, उसको हमने सी माना। R2R R ये तो है ही, और ये हमने फलक केंद्रित में मानी थी बी प्रकार का विकिरण, और ये पहले से मौजूद है। तो देखो ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी ये कर्ण है, अब की बार कर्ण ही होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर होगा तो इसके वर्गमूल लग जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना है? सी। ए सी का मान कितना है? बी। बी स्क्वायर और बी सी का मान कितना है? ए, तो ए स्क्वायर। देखो b बराबर हमने पीछे देखा था कि b बराबर एक सूत्र आया था √2a आया था, मान क्या आया था b का? √2a। यदि b स्क्वायर करें तो सभी के स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 2a स्क्वायर। b का मान क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया, यानी c बराबर क्या हो गया? 3a स्क्वायर। c बराबर √3a, और एक ये समीकरण एक आ गया, और दूसरा जो समीकरण था अपना वो क्या था? c बराबर 4r। अब 4r बराबर क्या रखेंगे? √3a, r √3/4,
वहां जो आर की वैल्यू आई थी किसमें, जो एफसीसी थी उसमें जो आर की वैल्यू आई थी वो थी √2/4a और यहां वैल्यू कितनी है √3/4। देखो जेड का मान कितना होता है बीसीसी के लिए 2। सूत्र अपना पैकिंग इफिशियंसी का क्या होता है जेड 4/3 πr³ इंटू 100 और भाग किसका लगा रहे थे a³ का, यानी मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे इसको, सॉरी डिवाइड किससे कर रहे थे a³ से। पीई बराबर क्या होगा, जेड का मान 2 है, 4/3 जू का क्यों आ जाएगा, पाई जू का क्यों आ गया, देखो √3/4 a³ इंटू 100 और वही a³ से a³ कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 4 को काट देंगे कितना 2। अब देखो बची हुई संख्या को नीचे ले आओ, √3 पाई इंटू 100। अब देखो 2 यहां बच गए, 3 दूनी 6, गुणा कर दो सारे, 3 गुणा 2 गुणा 4, 3 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। पेकिंग इफिशियंसी बराबर हो जाएगा √3 पाई इंटू 100 और डिवाइड किसे 8 से, ठीक है। अब देखो उसमें बताया था वही सिचुएशन इसमें आ गई, वही पूछ लेता है कि बीसीसी की संकुलन दक्षता क्या है, √3/8 पाई इंटू। देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मान रख दो, √3 का मान होता है 1.732, पाई का मान होता है 3.14 इंटू 100 और 8, ये आती है 68%। डायरेक्ट मान याद भी रखना आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि बीसीसी की संकुलन दक्षता बताइए तो कितनी 68%, और ये पूछे कि बीसीसी की संकुलन दक्षता की गणना कीजिए तो हमें पूरा निकालना होगा। किंतु कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमाता है, तो आपको पता है कैसे घुमाता है कि उस एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता की गणना कीजिए या बताइए, गणना कीजिए तो गणना करेंगे बताइए। उस टाइम पे हमें पहले अनुमान यह लगाना पड़ेगा कि वो एकक कोष्टिका है कौन सी, कि उस एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए जिसके केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करता है। क्या, केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करता है, तो कौन सी होगी बीसीसी। और फलक के केंद्र पर उपस्थित कण कोने पर उपस्थित कण को स्पर्श करे तो उसको हम क्या कहेंगे एफसीसी। अब देखो एससीसी में ज्यादा नहीं है क्योंकि उसमें आर की वैल्यू हम डायग्राम देख करके याद कर सकते हैं। एससीसी की संकुलन दक्षता देखेंगे तो उसमें जो आर की वैल्यू, क्योंकि ये सारी की सारी जो ये त्रिभुज वाली जो डेरिवेशन करते हैं ये किस लिए करते हैं, आर की वैल्यू के लिए, और आर की वैल्यू डायरेक्ट भी पूछ लेता है, तो आर की वैल्यू आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है और उसकी गणना कैसे की जाती है वो भी याद रखनी है। जो बीसीसी है उसके लिए आर की वैल्यू कितनी है √3/4a, और जो एफसीसी है उसके लिए आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी है √2/4a, ये किसके लिए एफसीसी के लिए, और बीसीसी के लिए √3, और तो सेम ही है, बस बीसीसी के लिए √3/4a है आर की वैल्यू, और जो अपना एफसीसी है उसके लिए आर की वैल्यू कितनी है √3/4 बीसीसी के लिए, और एफसीसी के लिए √2/4, इतना ध्यान रखना। जो एफसीसी है उसमें √2 आता है और जो बीसीसी है उसमें √3 आता है, ठीक है। एससीसी का देखो डायग्राम देख करके, और एससीसी में भी जो घुमा करके जो क्वेश्चन पूछता है वो तो ऐसे ही पूछेगा कि उस एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए जिसके कोने पर उपस्थित कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब आपको पता है कोने पर उपस्थित कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, केवल कोने पर उपस्थित, तो एससीसी में करेंगे। वैसे तो कोने पर उपस्थित कण स्पर्श सभी में कर रहे हैं, किंतु यहां शर्त क्या दी है, केवल कोने पर उपस्थित कण स्पर्श करते हैं, केवल का नाम आ जाए तो किसमें है एससीसी में। तो आपको पता है ये गोले की त्रिज्या r है, ये पूरी भुजा a है,
तो आर की वैल्यू हमें सीधी पता चल रही है, आर बराबर क्या है, a/2 है, सीधी वैल्यू पता चल रही है, यहाँ डेरिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है। जेड की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो पैकिंग इफिशियंसी का जो सूत्र होता है वो क्या होगा, जेड 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से, ए क्यूब का भाग दे। अब देखो पैकिंग जो एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी जेड की वैल्यू कितनी है, 1, 4/3 पाई को ज्यों का त्यों रख देंगे, आर की वैल्यू कितनी, a/2 3 बार क्यूब है, इंटू 100 और डिवाइड किसे करेंगे, a क्यूब से, a क्यूब से ये तीनों a कैंसिल हो जाएंगे, 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक अपने पास क्या आया, π/6 इंटू 100। एक तो वैल्यू इतनी आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 52.4%, 52.4% आती है, यानी एससीसी की सबसे सरल है। देखो एससीसी में उस डेरिवेशन को क्यों नहीं निकालना पड़ा, क्योंकि अपने को आर की वैल्यू डायग्राम देख करके पता चलता है। ये सारे के सारे डेरिवेशन बीसीसी और एफसीसी में हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि बीसीसी और एफसीसी में आर की वैल्यू डायरेक्ट डायग्राम देख करके पता नहीं चल रही थी। परीक्षा में आप आर की वैल्यू और जेड की वैल्यू डायरेक्ट याद रख करके पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता की गणना कर सकते हो यहां से, किंतु आपको इसके लिए क्या चाहिए, जेड का मान और आर का मान या पता होना चाहिए। किंतु कभी कभी क्वेश्चन बीसीसी और एफसीसी में ऐसे कर ले कि कोर लंबाई तथा त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आपको जो डेरिवेशन निकाली थी आर का मान निकालने की, वो डेरिवेशन भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा समन्वय संख्या और संकुलन दक्षता। समन्वय संख्या प्रत्येक संरचना की बताई, और संकुलन दक्षता की तो हमने गणना भी की है, किसकी, एफसीसी की संकुलन दक्षता जो किसमें पाई जाती है, एचसीपी और सीसीपी में पाई जाती है। यदि परीक्षा में एचसीपी, सीसीपी या एफसीसी कोई भी नाम दे तो संकुलन दक्षता कितनी उसकी याद करेंगे, किसकी, जो बताई थी आपको एफसीसी बेस की, जो 74% आई थी पहले डेरिवेशन करें। फिर आपको पूछे बीसीसी की संकुलन दक्षता, तो दूसरे नंबर वाले डेरिवेशन, और तीसरे नंबर की जो डेरिवेशन में थी एचसीसी की संकुलन दक्षता। ठीक है, अब जब देखो ध्यान रखना, जब ये पूछे आपको कि संकुलन दक्षता बताइए तो सीधा मान रखना, और यदि ये कहे कि संकुलन दक्षता की गणना कीजिए तो डेरिवेशन निकालना, क्योंकि क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा। कभी कभी तो नंबरों से अनुमान लगाया जाता है कि जैसे 2 नंबर या 1 नंबर का पूछ रहा है तो हम डेरिवेशन करेंगे, और यदि आधे नंबर का पूछ रहा है तो हम सीधा मान करेंगे। किंतु देखो आपको नंबर देख करके एक बार अनुमान न लगा करके आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना कि गणना कीजिए तो हमें निकाल के दिखाने पड़ेगी, और बताइए तो हमें सीधा मान रखना पड़ेगा। कल हम पढ़ेंगे ठोसों के दोष, यानी ठोसों की अपूर्णताएं पढ़ेंगे कि ठोस भी अपूर्ण होते हैं, और जब ठोस अपूर्ण होते हैं तो ठोसों में क्या उत्पन्न होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। तो ठोसों के दोषों का अध्ययन करेंगे हम कि ठोसों में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वैसे जो ठोस होते हैं उसमें 3 प्रकार के दोष मिलते हैं, तलीय एक तल के अंदर पाए जाते हैं, बिंदु एक कण के अंदर पाए जाते हैं, एक रेखीय दोष एक रेखा के अंदर पाए जाते हैं। किंतु अपना जो सिलेबस है उसमें सिर्फ बिंदु दोष है, और बिंदु दोष हम कल पढ़ेंगे। वैसे ठोसों के दोष है टॉपिक तो, किंतु अपने सिलेबस में ठोसों के दोष में भी कौन सा दोष है, बिंदु दोष। बिंदु दोष का अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है।